हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आज हम बात कर रहे हैं 2025 की कांवड़ यात्रा पर। हम्म। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो तो मतलब होश उड़ाने वाले हैं। करीब 3 करोड़ श्रद्धालु। हाँ, 3 करोड़, ये वाकई भारत का सबसे बड़ा सालाना धार्मिक समागम बन गया है। और ये 11 से 23 जुलाई तक चलेगा। बिल्कुल। और इस दौरान तो जैसे पूरा उत्तर भारत ही बदल जाता है। ये सिर्फ एक आपका ये तीर्थ यात्रा नहीं रह गई अब। सही कहा, ये तो आस्था, अर्थव्यवस्था और हाँ, आधुनिक तकनीक का एक बहुत बड़ा संगम बन गया है। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये हजारों साल पुरानी परंपरा आज के दौर में कैसे दिख रही है ना? बिल्कुल। इसकी जड़ें, इसके आज के पहलू, तकनीक का इस्तेमाल, सामाजिक आर्थिक असर, सब पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पैमाने से ही। 3 करोड़ लोग, मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है। इसकी पौराणिक जड़ें तो खैर हम सब जानते हैं। समुद्र मंथन, शिवजी का विष पीना। और फिर गंगा जल चढ़ाने की परंपरा। लेकिन आज इतने बड़े स्केल पर इसे संभालना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, वो तो है। और इसी वजह से शायद प्रशासन भी बड़े कदम उठा रहा है। मैंने सुना मेरठ, मुजफ्फरनगर वगैरह में स्कूल कॉलेज भी बंद है। जी हाँ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद जैसे कई जिलों में 16 से 23 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश हैं। ये मुख्य रूप से ट्रैफिक मैनेजमेंट और सुरक्षा के लिए है, ताकि कोई अव्यवस्था न हो। अच्छा, और दिल्ली में भी कुछ खास इंतजाम सुनने में आ रहे हैं। नई सरकार है वहाँ, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। हाँ, दिल्ली में इस बार कांवड़ शिविरों की संख्या लगभग दुगनी कर दी गई है। पहले जहां 170 थे, अब 374 शिविर लगाए जा रहे हैं। दोगुने से भी ज्यादा। और ये जो योगी स्टाइल में भव्य स्वागत की बात क्या है? हाँ, ये एक तरह का संकेत है कि शायद उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही दिल्ली में भी स्वागत और आयोजन को ज्यादा बड़े और भव्य पैमाने पर करने की कोशिश है। ये दिखाता है कि राज्य सरकारें भी इसे कितना महत्व दे रही हैं। खैर, इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। उसके लिए क्या इंतजाम है इस बार? सुरक्षा व्यवस्था तो इस बार मतलब अभूतपूर्व है। देखिए, 50,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इसमें आरएएफ है, क्यूआरटी है। आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स, और क्यूआरटी मतलब क्विक रिएक्शन टीम। हाँ बिल्कुल, जो किसी भी इमरजेंसी में तुरंत एक्शन ले सकें। साथ ही एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी है। और निगरानी के लिए लगभग 29,500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 29,500 कैमरे? जी, और साथ में 395 हाईटेक ड्रोन्स भी हैं। इनमें कुछ एआई सक्षम ड्रोन्स भी शामिल हैं। एआई वाले ड्रोन, वो कैसे काम करते हैं? ये ड्रोन सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, बल्कि भीड़ के पैटर्न को समझ सकते हैं। कहीं कुछ असामान्य गतिविधि हो तो अलर्ट कर सकते हैं। मतलब एक तरह से प्रॉब्लम होने से पहले ही अंदाजा लगाने में मदद करते हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम भी हैं। वाह। और महिला श्रद्धालुओं के लिए? उनके लिए खास तौर पर 10,000 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई हैं। ये तो वाकई जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम है। और तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ निगरानी तक ही नहीं है, शायद एप्स वगैरह की भी बात सुनी थी मैंने। हाँ, तकनीक का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। खास मोबाइल ऐप्स हैं जो रूट बताते हैं, सुरक्षा अपडेट देते हैं, कहाँ क्या सुविधा है, जैसे पानी, मेडिकल कैंप, ये सब जानकारी ऐप पर मिल जाती है। अच्छा, और क्यूआर कोड्स का क्या रोल है? क्यूआर कोड्स लगाए गए हैं जगह जगह। उन्हें स्कैन करके श्रद्धालु सीधे पता लगा सकते हैं कि सबसे नजदीकी टॉयलेट कहाँ है, पानी कहाँ मिलेगा या मेडिकल हेल्प कहाँ मिलेगी। ये छोटी छोटी चीजें यात्रा को काफी आसान बना देती हैं। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये तो हो गई मैनेजमेंट और तकनीक की बात। लेकिन इस यात्रा का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा है या इसका कोई आर्थिक पहलू भी है? आर्थिक पहलू तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अनुमान है कि यात्रा के रूट पर करीब करीब 1,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। 1,000 करोड़? जी, सोचिए ये कितना बड़ा आंकड़ा है। ये दिखाता है कि आस्था कैसे एक बड़े असंगठित आर्थिक इंजन को चलाती है, खासकर छोटे शहरों और कस्बों में जहां से यात्रा गुजरती है। और एक कांवड़िया औसतन कितना खर्च करता होगा? अनुमान है कि हर कांवड़िया औसतन 3,000 से 5,000 रुपए तक खर्च करता है। खाने पीने की जो दुकानें होती है, उनका रेवेन्यू 2 गुना तक हो जाता है और हजारों लोगों को अस्थायी रोजगार मिलता है। खाना बनाने में, ट्रांसपोर्ट में, दूसरी सेवाओं में। कई छोटे व्यापारियों के लिए तो ये 2 हफ्ते साल भर की कमाई का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। ये तो वाकई एक पूरी इकोनॉमी चलती है इसके साथ। लेकिन जहां इतने लोग हों वहां कुछ न कुछ चुनौतियां और शायद विवाद भी होते ही होंगे। हाँ बिल्कुल, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो ट्रैफिक मैनेजमेंट की ही है। दिल्ली मेरिट एक्सप्रेसवे जैसे बड़े रास्ते भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। रूट डाइवर्जन करने पड़ते हैं, भारी गाड़ियों पर रोक लगानी पड़ती है 17 से 23 जुलाई तक।
जामजी खबरें तो आती ही हैं हर साल, और कुछ अप्रिय घटनाएं भी। दुर्भाग्य से हाँ, कुछ छिटपुट हिंसा की घटनाएं भी सामने आई हैं। जैसे मेरठ और हरिद्वार में गाड़ियों या दुकानों में तोड़फोड़ की खबरें मिली। अक्सर ये छोटी दुर्घटनाओं के बाद गुस्से में हो जाता है, लेकिन ये कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती तो है ही। और कुछ विवादों की भी बात सामने आई थी, जैसे दिल्ली में सड़क पर कांच मिलने वाली घटना। हाँ, वो शाहदरा वाली घटना थी। उसकी जांच हुई तो पता चला कि वो एक एक्सीडेंट था, कोई साजिश नहीं थी। लेकिन हाँ, ऐसी चीजें माहौल खराब कर सकती हैं। और वो मांस की दुकानों पर प्रतिबंध वाला मुद्दा। हाँ, यात्रा मार्ग पर मांस की दुकानों पर प्रतिबंध का मुद्दा भी हर साल उठता है। और इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भोजनालयों के लिए QR कोड शुरू किया है, जिससे मालिक का पता चलता है। हाँ, वो किस लिए? सरकार का कहना है कि ये पारदर्शिता के लिए है, लेकिन कुछ लोग इसे निगरानी या छोटे दुकानदारों पर बोझ मान रहे हैं। और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। अच्छा, तो ये सब भी चल रहा है। सामाजिक तौर पे देखें तो कौन लोग होते हैं जो ज्यादातर इस यात्रा में शामिल होते हैं? कोई बदलाव आया है इसमें? ज्यादातर तो निम्न मध्यम वर्ग के युवा पुरुष ही होते हैं। लेकिन ये यात्रा एक तरह से पारंपरिक जातिगत बाधाओं को तोड़ती भी है, क्योंकि सब साथ चलते हैं, साथ खाते पीते हैं, एक सामुदायिक भावना बनती है। ये तो एक सकारात्मक पहलू है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कुछ जानकार इसे बढ़ती हुई हिंदू पहचान की राजनीति के आईने में भी देखते हैं। तो इसके दोनों पहलू हैं, सामाजिक जुड़ाव भी है और एक खास पहचान का प्रदर्शन भी। और पर्यावरण का क्या? इतने सारे लोग, प्लास्टिक, कचरा। हाँ, पर्यावरण एक बड़ी चिंता है। प्रशासन कोशिश कर रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लगाए गए हैं, मोबाइल टॉयलेट हैं, प्लास्टिक बैन लागू करने की कोशिश है। पर सच कहूं तो इतने बड़े पैमाने पर इसे पूरी तरह लागू करना बहुत मुश्किल काम है। तो कुल मिला के अगर देखें, 2025 की ये कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा भर नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये आस्था, आधुनिक तकनीक, सरकारी इंतजाम, एक बड़ी अर्थव्यवस्था और बदलती हुई सामाजिक पहचान का एक बहुत ही जटिल और अनूठा मिश्रण बन चुकी है। 3 करोड़ लोग, 1000 करोड़ का व्यापार, AI वाले ड्रोन, ये सब दिखाता है कि डिजिटल युग में भी आस्था की ताकत कितनी मजबूत है और कैसे वो अपना रूप बदल रही है। सही कहा। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है ना, कि जिस तरह कांवड़ यात्रा जैसी सदियों पुरानी परंपराएं आज की टेक्नोलॉजी और सामाजिक राजनीतिक माहौल के साथ घुल मिल रही हैं, ये भविष्य में आस्था और परंपरा के रिश्ते के बारे में क्या कहता है? एक सवाल है सोचने के लिए। वाकई, इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। और अगर श्रोताओं को ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस प्रस्तुति को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट्स में दें। हर हर महादेव। हर हर महादेव।